गर्भावस्था के समय शिशु इतनी नाजुक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है कि कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसी जो एबनॉर्मल चीज वो उसके डेवलपमेंट पर, उसके ग्रोथ पर इफेक्ट कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान क्या संकेत या ऐसे लक्षण हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन महसूस करती है और हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए? बच्चे नहीं चाहते हैं, एपिल्स को ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो क्या कितना हद तक सही है? कम उम्र की लड़कियां हैं, टीनेज में अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है और कपल नहीं चाह रहे हैं और अगर प्रेग्नेंट हो गई तो फिर एबॉर्शन तो फिर एक प्रोसेस में चला गया। वॉमिटिंग से रिलेटेड ही एक मिथ है कि अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो लड़का पैदा होता है और कम वॉमिटिंग होती है तो लड़की पैदा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। नवजात शिशु को दूध पीने के बाद बर्फ दिलवाना चाहिए या अगर वो नहीं लेता है ढेकार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत प्रॉब्लम है और लंग्स में चला जाए तो इट कॉट डेथ। हाय गाइस, आज हमारे बीच मौजूद है वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीटा चकोर मैम। थैंक यू मैम हमारे शोज में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू कौशिक। आज जो ये आप लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको बता सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको जानना भी अगर चाहेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाइनएप्पल फूड के अलावा ऐसे कौन से फूड्स है जो हमें गर्भावस्था के दौरान अवॉइड करना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था के समय शिशु इतने नाजुक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है कि कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसी जो एबनॉर्मल चीज़ वो उसके डेवलपमेंट पर, उसके ग्रोथ पर इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जो पहला 3 महीने होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद भी है, लेकिन जो सारा डेवलपमेंट फर्स्ट 3 मंथ में हो जाता है। तो जब आप जैसे आप पाइनएप्पल के बारे में बता रहे हैं आप, हाँ, वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें एक ब्रोमेलिन नाम का एक पदार्थ है जो कि ब्लीडिंग करा सकता है, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पपीता में कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और आजकल एक और फ्रूट, जैसे फ्रूट खाना तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्रेगनेंसी में तो हम फ्रूट अलाउ करते हैं, लेकिन ये 2-3 फल हैं जिनके लिए आपको स्पेशल, इवन आजकल हम लोग अंगूर भी बोलते हैं कि वो कम यूज़ करें कि वो भी बच्चे को हार्म कर सकता है। तो ये सारे हैं फर्स्ट 3 मंथ के। इसके अलावा भी डाइट में तो जैसे आप डाइट की बात अगर आप कर रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है बैलेंस डाइट, जो हमारा जिसमें कि सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये पाँचों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो ग्रोइंग टिश्यू है उसमें ग्रो करने के लिए उसको ये सब प्रचुर मात्रा में चाहिए। तो जो नॉर्मल हम लोग जो लेते हैं, जैसे कि जितना कैलोरीज़ लेते हैं, तो गर्भावस्था के समय में उसकी कैलोरीज़ 400 से 500 कैलोरी पर डे ज़्यादा हो जाना चाहिए। फिर अगर लैक्टेशन के समय जब दूध पिला रही होती हूँ उस समय उससे भी 300 किलो कैलोरीज़ डेली रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं करने से मेल न्यूट्रिशन मदर और चाइल्ड दोनों में हो सकता है। तो आप अगर फूड की बात करते हैं तो जो हमारा खाना है, हमारा जो भारतीय जो थाली बनती है, चावल, दाल, सब्जियां, चावल आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, दाल प्रोटीन का सोर्स है, जो वेजिटेबल्स हैं वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स को फुलफ़िल करते हैं। तो ये सब जो बैलेंस डाइट है ये सबसे ज़रूरी होता है और उसमें थोड़ा कैलोरीज जो डेली हम खाते हैं उसे कैलोरीज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैम मैं अब ये जानना चाहूँगा कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए सुबह से लेकर शाम तक में एक प्रॉपर डेली रूटीन क्या होना चाहिए जो इन्हें फॉलो करना चाहिए? डेली रूटीन तो जैसा है नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐड करने की बात एक्सर्शन नहीं। फर्स्ट 3 मंथ में एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, जो भी वो काम करें वो आराम से करें, और ये फर्स्ट 3 मंथ की इम्पोर्टेंस है और फिर लास्ट 3 मंथ में भी। तो मैम फर्स्ट 3 मंथ में क्या एक्सरसाइज नहीं कर सकते? नहीं, एकदम करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक, सुबह उठ के सवेरे में मॉर्निंग सिकनेस होता है, वॉमिटिंग लगेगा, नौसिया लगेगा। मैम मैं बस वही जानना चाहता था कि गर्भावस्था के दौरान ये मॉर्निंग सिकनेस क्या है? मॉर्निंग सिकनेस ये नौसिया वॉमिटिंग फीलिंग है जो अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ में यूजुअली ये फील होता है कि नौसिया, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन लगेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं फर्स्ट
तो ये सब इनको दूर करने के लिए ऐसे तो मेडिसिन भी हैं, लेकिन फूड जैसे मॉर्निंग उठ के आप सबसे पहले कुछ स्नैक्स लें, ना कि सबसे पहले ले लेना चाहिए, नहीं तो वो जितना एम्प्टी स्टमक रहेगा उतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। तो आपको शुरू सुबह सुबह कुछ स्नैक्स देना हो, करना होगा, नॉट लिक्विड। फर्स्ट थिंग लिक्विड नहीं होना चाहिए, पहले कुछ स्नैक्स होना चाहिए। और स्नैक्स में जैसे कि आप नट्स लें, अखरोट, बादाम, स्प्राउट्स, कुड़ा हुआ चना, मूंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक रूटीन हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप फाइबर्स लेते हैं तो बेटर होगा। तो मैम ये मॉर्निंग सिकनेस सामान्य घटना है? ये सामान्य घटना है। फर्स्ट 3 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। Okay, मैम। फर्स्ट 3 मंथ होता है, या तो सिर्फ फीलिंग होती है, नौसिया, उल्टी जैसा लगेगा, या हो भी जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ मेडिसिन भी देते हैं। यूजुअली ये लॉन्ग एक्टिंग विटामिन B6 देने से वो ठीक हो जाता है। एक तरह का वो समझिए कि डेफिशिएंसी भी है और एसिडिटी भी है, सब कुछ मिला करके ये मॉर्निंग सिकनेस हो जाता है। तो हम उसको ये इस तरह से खाना, जैसे फूड अगर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, ये प्रेगनेंसी का डाइट होता है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील से आप 3 बार की जगह 3 बिग मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स लें, छोटे छोटे मील्स, बीच बीच में स्नैक्स। और इनके टाइम इंटरवल कितने होने चाहिए? कितने? जैसे आप 6 बार में बांट दीजिए, 3-4 घंटे से ज़्यादा भूखे अगर रहेंगे तो ज़्यादा नौसिया लगेगा। अगर मिर्च मसाला या खट्टा खाने का मन किया, वो जितना खाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको अवॉइड करना है। मिर्च मसाला से याद आया कि प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को खट्टा मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। वो क्रेविंग होती है, लेकिन उससे तो बचना पड़ेगा, नहीं तो जितना खाएंगी, जितना वो लेंगी, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। उसका असर बच्चे पे पड़ता है? बच्चे पर नहीं कोई असर पड़ेगा, लेकिन माँ के ही स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ सकता है। जितना वॉमिटिंग होगा, उतना डिहाइड्रेशन होगा, तो उससे तो बचना पड़ेगा डिहाइड्रेशन से। तो वॉमिटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे। मैम ये वेट गेन कितना नॉर्मल है और कहाँ तक सेफ है? देखिए, प्रेगनेंसी में ये वेट गेन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग जब एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो हर चेकअप में ये वेट ज़रूर लेते हैं, जिससे ये हो कि एबनॉर्मल वेट गेन तो नहीं हो रहा। जो नॉर्मल वेट गेन है वो 10 to 12 kg पूरी प्रेगनेंसी के दौरान होता है, नॉर्मल है वो वेट गेन। इससे 1-2 kg कम या ज़्यादा तक परमिसेबल है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया तो हमें तुरंत उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे ही वेट देखा कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है तो तुरंत प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशन में क्या करना चाहिए मैम हमें? जैसे अगर एक मोटी लेडी है, बहुत हेल्दी है, तो उसमें वेट गेन कम होगा, ये नॉर्मल है। अगर बहुत दुबली पतली है, बहुत इमेशिएटिंग है, तो उनको जहाँ न्यूट्रिशन बढ़ेगा उनका वेट गेन कुछ ज़्यादा होगा। तो हमें न्यूट्रिशन से जुड़े डाइट को कम करना है? एकदम नहीं, डाइट को कम करने से कुछ नहीं होगा। इसमें ठीक है, आप फैट, घी, तेल, चीनी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ये प्रेगनेंसी का अपना एक, जो हार्मोन सब निकलते हैं ना, उनका अपना एक प्रक्रिया है। तो अगर कम वेट गेन हो रहा है तो उसमें न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा कि कहीं किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो न्यूट्रिशन ऐड करना होगा फूड में। और रेस्ट, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेस्ट। बाएं करवट वो सुला के रख दीजिए, उससे उनका इतना वेट गेन होता है। और कुछ मेडिसिन वगैरह भी, कि अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, प्लेसेंटा से ब्लड कम निकल रहा है, कम जा रहा है, तो अगर डेफिशिएंसी बोलते हैं, इनसफिशिएंसी प्लेसेंटा का हो रहा है, तो उसका ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं। और अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो देखना पड़ेगा क्या कारण है। जैसे ब्लड शुगर बढ़ गया तो डायबिटिक प्रेगनेंसी में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से ही पूरा एडिमा हो जाता है, पैर हाथ में सूजन हो गया। जो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर अपार्टमेंट बोलते हैं ना, जो फैट वगैरह, उसमें फ्लूइड आ जाता है ऑस्मोसिस से, वो जितना बढ़ जाएगा उतना वेट गेन हो जाएगा। तो ये अगर ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो देखना पड़ेगा क्या कारण है। एनीमिया में भी अगर खून की कमी है, मेल न्यूट्रिशन है, उसमें भी पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। देखिए, वेट गेन से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज़ में वेट गेन हो जाती है और पेट में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग, ऐसे तो बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन
बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। और थोड़ा स्किन का टेंडेंसी भी होता है कि वो स्ट्रेच मार्क किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, लेकिन यूजुअली आफ्टर डिलीवरी जब वो फिर से स्किन जब रिकूप करता है, अपने स्ट्रेंथ में आएगा, उस वक्त एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और स्ट्रेच मार्क भी काफ़ी कम हो जाता है, एकदम फेड हो जाता है, मगर थोड़ा रहेगा अगर, क्योंकि एक तरह से समझिए कि हम लोग तो किसी को कभी प्रेगनेंसी हुआ है या नहीं हुआ ये जानने के लिए स्ट्रेच मार्क देखते हैं। अगर उनका स्ट्रेच मार्क है, कभी प्रेग्नेंट हुई हैं, अगर वो छुपा रही हैं तो पता चल जाएगा। तो ये सब तो एक फॉरेंसिक की बात हुई, लेकिन स्ट्रेच मार्क के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाने से भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, जैसे आप देखिएगा कि कभी कभी बहुत फैट हुआ तो ये सब में शोल्डर वोल्डर में भी स्ट्रेच मार्क, तो उसी तरह है वो भी, लेकिन वो यूजुअली कम हो जाता है। कुछ मसाज यूजुअली हम लोग लाइक करते हैं, बस ऑयल मसाज, ओलिव ऑयल में। मैम पहले के ज़माने में कोई दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, आज के ज़माने में प्रेगनेंसी शुरू होते से फॉलिक एसिड देना शुरू कर दिया। यस मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये फॉलिक एसिड की क्या प्रक्रिया है और ये क्यों दिया जाता है? देखिए, आप पहले और आज के ज़माने का आपने तुलना किया है, तो आपको पता अगर होगा तो पहले के ज़माने में इतना फीटल मॉर्टेलिटी रेट हाई था, एबनॉर्मल फीटस किसका भी नंबर बहुत हाई हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये नंबर बहुत घट गया है। इसका एक कारण है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सेल डिवीज़न जो होता रहता है, जब प्रेगनेंसी में जब सेल डिवीज़न होता है तो फॉलिक एसिड कंज्यूम होता है। अगर बॉडी में रिजर्व नहीं है फॉलिक एसिड का, या फूड से एडिक्वेट फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं, वो डेफिशिएंसी होगा और एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाएगी बच्चे में। सबसे ज़्यादा तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब की एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती हैं, वो डेवलपमेंट में प्रोसेस में डिफेक्ट आ जाता है। डाउन सिंड्रोम इसी का कारण बन जाता है? ये देखो, डाउन सिंड्रोम उसका कारण नहीं है, लेकिन उस डाउन सिंड्रोम होता है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। मतलब जीन्स में, क्रोमोसोम में एक जीन डिफेक्टिव हो गया, और यूजुअली ये एजिंग प्रेगनेंसी में होता है। तो आज के ज़माने में तो 15-16 साल का तो प्रेगनेंसी होता नहीं है, यूजुअली लोग बहुत लेट प्रेग्नेंट होते हैं। तो एजिंग होने पर जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो और लेकिन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट का, उसमें बच्चे में अबनॉर्मेलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ फॉलिक एसिड ही नहीं, और हम लोग ये लाइक करते हैं अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है, या कोई अगर ऐसा है कि उनके जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसमें हम लोग फॉलिक एसिड इवन बिफोर प्रेगनेंसी शुरू करते हैं, सो दैट जो एग बन रहा है उसका क्वालिटी बेटर हो जाए। वो फॉलिक एसिड को कंज्यूम करे, वो डिवीज़न जब होता है ना, सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम जो बनते हैं, उसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की भी ज़रूरत है। B12 हर कुछ में, एनीमिया के लिए, आपको ये क्रोमोसोम्स के लिए, तो B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने से इस तरह की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। आप लोगों को तो अभी जितना भी हमारा रिसर्च हो रहा है, जो भी हम फॉलिक एसिड ये जो हम एंटीनेटल कर रहे हैं, उसका एक ही एम है कि कोई भी प्रेगनेंसी वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं कि पहले ज़माने में प्रेगनेंसी होता था, डिलीवरीज होती थी, लेकिन कितना वेस्टेज होगा। अगर आप पिछले जनरेशन 2 जनरेशन पीछे जाएं तो हर घर में 4-5 एबॉर्शन, एबनॉर्मल बेबी, डेड बेबी, ये सब होता ही रहता था। उसके बाद तो उसको हम, आज का जो टाइम है तुम्हारा, एकदम फास्ट मूविंग समाज है। आज के विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है। एक प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते हैं कि वेस्ट हो जाए। मैम तो इसीलिए ये फॉलिक एसिड है, और ढेर सारे एंटीनेटल चेकअप हैं, और ढेर सारे प्रिकॉशंस हैं। मैम, ये आपने बोला कि आप लोग कई बार प्रेगनेंसी के पहले ही फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर देते हैं एग्स के लिए, तो मैम कंसीव कराने के कितने पहले फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करते हैं? देखो, WHO का रिकमेंडेशन है 1 महीने पहले से, 3 महीने पहले से। अगर बहुत ज़्यादा 2-3 प्रेगनेंसी लॉस्ट हो गया है तो 1 साल पहले से भी दे सकते हो। फॉलिक एसिड का उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नॉर्मल एक विटामिन है। फॉलिक एसिड इज़ अ विटामिन, तो एक विटामिन लेने से कोई डेफिशिएंसी होने वाला, कोई हाइपर विटामिनोसिस इसका होना नहीं चाहिए, तो ये हम दे सकते हैं। लेकिन यूजुअली जैसे
पेशेंट आती है प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, जैसे आती है कि हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वी स्टार्ट फॉलिक एसिड फ्रॉम ठीक दैट है टाइम। मैम, गर्भावस्था के दौरान क्या संकेत या ऐसे लक्षण है जो प्रेग्नेंट वुमेन महसूस करती है और हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, ये तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी फील करे, अब इसका तो कोई लिस्ट नहीं है कि क्या होना चाहिए। अब जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो सिर का दर्द, विजुअल डिस्टर्बेंस अगर आइज़ में हो रहा है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, या तो ये सब पैर में बहुत एडिमा हो रहा है। मैम, ज़्यादा वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या एबनॉर्मेलिटी है? हाँ, एक हाइपरिमेसिस कंडीशन होता है ग्रेविडेरियम, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो वो डिहाइड्रेशन कराएगा। उसके लिए हम एंटीमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी वो ठीक ना हुआ तो फिर ड्रिप देना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तुरंत आईवी ड्रिप लगाया, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इंजेक्शंस, फिर कॉज जाना चाहिए क्यों हो रहा है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा होगा, मोलर प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा एबनॉर्मल कुछ एबनॉर्मलिटी को फाइंड करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट फिर करना चाहिए। मैम, वॉमिटिंग से रिलेटेड ही एक मिथ है कि अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो लड़का पैदा होता है और कम वॉमिटिंग होती है तो लड़की पैदा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस एक ही चीज़ हम जानते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमन बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, सुंदर हो जाती है, तो वो लड़की हो सकता तो है। ये बात सच क्यों? है? नहीं, क्यों ये भी जानिए, क्योंकि जो लेडीज बच्ची अगर गर्भ में है तो उसमें जो हार्मोन निकलेगा वो फीमेल हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन। उसके भी तो बॉडी से हार्मोन निकलेगा, तो ये हार्मोन माँ को थोड़ा ब्यूटिफाई करेगा। लेकिन अगर मेल है तो उसका मेल हार्मोन निकलेगा तो डिफरेंट टाइप का हार्मोन हो जाएगा, थोड़ा तो वो चेहरा थोड़ा सूखा सूखा सा सा हो जाएगा। चेहरे का पानी थोड़ा हो कम हो या नहीं, जाएगा। ये थोड़ा एक एक स्लाइट, हम साइंटिफिकली यही सोच सकते हैं। वॉमिटिंग इधर लेफ्ट करवट राइट, कुछ नहीं, वो सब होता है। हाँ, कि अगर बहुत लेफ्ट सारी कुल्हों में पेशेंट अगर पूछने आती दर्द हैं है कि तो लड़की है, हाँ, और अगर नहीं, राइट नहीं। कुल्हों में दर्द हाँ, है तो वो लड़का बहुत है। बहुत वो सब बहुत पूछने आती हैं। ये सब बिल्कुल भी गलत है, एकदम ये सब मिथ है। मैम, ये मिथ है कि सच्चाई पता नहीं, आप ही बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट का निचला हिस्सा फुला हुआ हो या निकला हुआ हो तो लड़का पैदा होता है? कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ भी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है। मैम, एक मिथ से जुड़े ये सवाल है कि अगर लड़की की हथेली मुलायम हो तो लड़की होती है और पैर ठंडे रहने लगे तो लड़का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सब मिथ है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन कोई नहीं? साइंटिफिक रीजन नहीं है। मैम, बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को किस तरीके के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है और हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो डिलीवरी के बाद ही होता है। उसके पहले तो वो अकेली की हैं, अपना केयर भी करती हूँ, पूरा फैमिली भी मिलके माँ का केयर करता है। लेकिन जब जन्म बच्चे का हो गया तो बच्चा तो फुल टाइम ड्यूटी हो गया, 24 आवर्स। कहते हैं ना कि बच्चे के साथ सोना है, बच्चे के साथ जगना है, नहीं तो माँ को तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जब स्टार्ट हुआ डिलीवरी के बाद, सबसे बड़ा जो उनको प्रॉब्लम होता है वो होता है फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। मतलब बच्चे को अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, हाउ टू फीड, किस तरह से लैचिंग हो, किस तरह से प्रॉपर वो फीड दे सकें, मिल्क कितना बने। तो मिल्क है कि बोलते हैं दवा दे दीजिए मिल्क बनने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जितना बच्चा सक करेगा, वही स्टिमुलेशन है, जितना बच्चा सक करेगा उतना ही मिल्क बनेगा। वो मिल्क रिफ्लेक्स शुरू होता है सकिंग से, जितना वो सक करे उतना मिल्क तो बनेगा। मैम, मिल्क का बनना डाइट पे डिपेंड नहीं है? डाइट पे तो डिपेंड है ही है, लेकिन मिल्क का बनना वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वो जैसे ही सारे हार्मोन प्रेगनेंसी के जो प्लेसेंटा निकल गया, प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म हो गया, एस्ट्रोजन जहाँ डेफिशिएंट हुआ कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है ब्रेन से, और वो इसके कम होने से वो बढ़ जाएगा। तो जहाँ निकलता है तो वो एक मिल्क रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है। लेकिन उसका मेन इनिशिएशन है स्टिमुलेशन बाय निपल स्टिमुलेशन होगा। एक रिफ्लेक्स आर्क जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से एफरेंट गया, ब्रेन से इफरेंट आया, और वो जितने डक्ट्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उसको सिक्रीशन बढ़ाएगा, और जो डक्ट्स हैं उससे मिल्क निकलना शुरू होगा।
तो ये पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है फ्रॉम सकिंग। तो अगर बच्चा सक नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। तो लेकिन उसको शुरू में 2-3 दिन कंटिन्यूअस केयर करना पड़ता है, हर 1-2 घंटे पर। वो माँ के लिए बहुत कम्बरसम है, हर 2 घंटे पर फीड करना बच्चे को। और ये जो और एक मिथ है, मिथ की बात कर रहे थे ना, तो एक मिथ है कि जो शुरू का जो आता है पानी की तरह दूध आता है, दूध नहीं आता, वो पानी की तरह आता है, कोलोस्ट्रम बोलते हैं उसको, कि वो नहीं पिलाना। लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट कोलोस्ट्रम है, उसमें इतना एंटीबॉडीज़ हैं, इतनी सारे गुण हैं उसमें कि वो बच्चे के लिए, अगर वो शुरू का 2-3 दिन जो कोलोस्ट्रम आता है वो पिला दीजिए तो बच्चे को ढेर सारी बीमारियां, जैसे कि लूज मोशन की जो प्रॉब्लम होती है, खांसी, सर्दी, इवन अभी तो हम बोलते हैं एडल्ट एज में डायबिटीज़ उस बच्चे को नहीं होगा जिसको कि मिल्क अच्छे से कोलेस्ट्रॉल पिलाया गया हो। बहुत सारे ट्यूमर्स आजकल को तो आ गया है रिसर्च में कि बहुत सारे ट्यूमर्स नहीं होंगे। और बच्चे का इतना उसमें सारा, जैसे कि बच्चे को अपना एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, बच्चे के बॉडी में नहीं बनता है 6 महीने तक। तो ये जो माँ के मिल्क से आता है वही उसको प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से, बाहर के कीटाणु से, जीवाणु से। मैम, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाएं शुगर पेशेंट हो जाती हैं, तो ये सामान्य घटना है या असामान्य घटना? देखिए, ये तो हम लोग जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में एंटीनेटल में आया तो हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। अगर वो पहले से डायबिटिक नहीं है तो यूजुअली 20 वीक्स के बाद संभावना होती है डायबिटिक होने, इसलिए 20 वीक के बाद फिर से हम लोग चेक कराते हैं कि कहीं वो शुगर बढ़ तो नहीं रहा है। तो वो उसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाँ, GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। और जो पहले से प्रेग्नेंट हैं, पहले से डायबिटिक हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। तो ये GDM डेवलप नहीं करे उसका भी बहुत सारा, जैसे आप वेट गेन की बात, अगर ज़्यादा वेट गेन बढ़ रहा तो हम शक करेंगे कि इनको GDM हो सकता है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, मदर फादर वो डायबिटिक हैं, तो हम शक करेंगे कि ये पेशेंट ओबेस, ज़्यादा मोटी पेशेंट हैं। और मतलब बहुत सारी जो भी डायबिटीज़ का जो आप कहिए कि प्रीमॉनिटरी साइंस या जो ये सब अगर पहले से, तो हम पहले से शक करेंगे कि वो डायबिटीज़ है। लेकिन अगर वो GDM है जो कि बाद में डेवलप करता है ड्यू टू, ये प्रेगनेंसी के कारण होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जितने हार्मोन निकलते हैं सब डायबिटोजेनिक, मैम क्या वो डायबिटीज़ करा देंगे। मैम, क्या उन्हीं हॉर्मोन्स के कारण थायराइड वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं? थायराइड की प्रॉब्लम उनके कारण नहीं, थायराइड अपना ग्लैंड है, यहाँ है, गले के पास है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, और ये जो है पैंक्रियाज वो एब्डोमेन में है, वहाँ से इंसुलिन निकलता है, उसका अगर इफ़ेक्ट हुआ तो वो हो जाता है डायबिटिक। इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ बाकी और जो पिट्यूटरी से हार्मोन ब्रेन से हार्मोन निकल रहे हैं वो करा देते हैं डायबिटिक। लेकिन जो थायराइड का है, थायराइड तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि थायराइड के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। एक तो पहले तो इनफर्टिलिटी भी होता है, फिर एबॉर्शन भी हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे में, अगर वो डायबिटिक हैं, ये सॉरी थायराइड अगर डेफिशिएंट है, तो बच्चे में बहुत सारी क्रेटिनिज्म करके एक कंडीशन है जिसमें कि ब्रेन ग्रोनिंग, वो ड्वार्फ होगा बच्चा और उसका ब्रेन भी ग्रो नहीं करेगा, मतलब वो तो इस तरह के बच्चे के लिए हम लोग शुरू से ही फर्स्ट एंटीनेटल विजिट से थायराइड की जांच कराते हैं। तो अगर वो देखें कि अगर वो हाइपोथायराइड की तरह जा रहा है तो हमें थायराइड सप्लीमेंटेशन तुरंत देना चाहिए। और वो इतना कम है, जो नॉर्मल पेशेंट पूछते हैं कि नॉर्मल तो दिख रहा है मैडम, आप दे रही हैं थायराइड का। तो ये कारण ये है कि अगर जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में 2.5 से अगर ज़्यादा बढ़ा TSH तो हम तुरंत सप्लीमेंट देना है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 से अगर ज़्यादा बढ़ा तो तुरंत देना है। जबकि नॉर्मल जो एडल्ट हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट, उसमें 5 से 7 तक नॉर्मल है TSH का लेवल। लेकिन जो प्रेगनेंसी कितना कम होना चाहिए जिससे कि कोई तरह का डेफिशिएंसी बच्चे में नहीं हो। मैम, बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं और माँ भी बनती हैं, पर वो अकेले रहती हैं शहरों में काम करने की वजह से, तो आफ्टर डिलीवरी उन्हें कौन से चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, डाइट से रिलेटेड और बच्चे से रिलेटेड, फर्स्ट 2 to 3 वीक्स? देखिए 2 to 3 वीक्स तो अगर वो वर्किंग भी हैं तो उन्हें तो
छुट्टी में तो जाना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा और केयर करना पड़ेगा। तो इतने दिन के लिए तो जहाँ तक जैसे जो नॉर्मल जो भी नॉर्मल डिलीवरी जो होता है जिस भी पेशेंट को, अगर वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, सबके लिए एक ही प्रिकॉशन है। जी मैम। तो शुरू के में तो पहला तो हमने बताया था कि मिल्क इस्टेब्लिश करना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पहले ही बता रहे हैं आपको कि 300 किलो कैलोरीज प्रेगनेंसी में जो डाइट देते हैं उससे भी 300 किलो कैलोरीज पर डे का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, दूध पिलाने के समय में। मैम तो एक तो मिल्क, दूसरा डाइट में एडिक्वेट सब पूरा बैलेंस डाइट दीजिए, और प्रोटीन, कैल्शियम कमी नहीं होना चाहिए। माँ के भी डाइट में मिल्क होना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, और एक्सरसाइज। अच्छा, एक मिथ की बात कर रहे थे ना, मिथ में एक है कि अगर हम दूध नहीं पिलाएंगे तो हमारा बॉडी ठीक रहेगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शेट नहीं हो, ये एकदम गलत है। वो लैक्टोज की वजह से कहते हैं। मिल्क पिलाने से जितना थाई वाई का फैट है वो सब डिज़ोल्व होता है। ओके। तो 3 मंथ तक में वो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो एक तो आप एकदम एकदम अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं फॉर 6 मंथ। पहला 6 महीने में पानी भी नहीं देना है बच्चे को। अभी का जो ये है उसमें है कि पानी भी नहीं देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या का बहुत सारा फ़ायदा है। एक तो कोई तरह का संक्रमण नहीं होगा बाहर से। पहले कितना होता था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, बाहर से कुछ भी गंदा चला गया, अब दूध पिला रहे हैं तो चम्मच में मक्खी लगा हुआ है या कुछ क्लीन नहीं कर पाए, तो ये सब नहीं होगा। दूसरे, बच्चे को प्रॉपर डाइट मिलेगा। जो माँ का मिल्क है वो जो गाय का दूध आप दे रहे हैं वो और माँ के मिल्क में अंतर क्या है? क्योंकि माँ का मिल्क बच्चे की उम्र के साथ साथ बच्चे का जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, वो वीक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे माँ के मिल्क, माँ का क्या कंपोजिशन वो चेंज होता जाता है बच्चे के ग्रोथ के अनुसार, ग्रोथ के अंदर, उसके नीड के अनुसार। कि अभी उसको केवल उसको ये चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए कंटेंट, वो अर्ली जो मिल्क बनेगा वो रहेगा। फिर जब लेट होता जाएगा वैसे ही वैसे उसमें फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब बढ़ता चला जाएगा। मैम फॉर सिंगल मदर इन अर्बन सिटी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये होता है जैसे ही आप सारे जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में निकल रहे होते हैं वो सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, पेशेंट को एकदम खुश रखते हैं, और जब सडन डिलीवरी हुआ और ये सारे विथड्रॉ होते हैं सारे हार्मोन, उसका एक इफ़ेक्ट होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के नाम पे। Okay. तो इससे तो सबसे पहले तो जो फैमिली है उसका सपोर्ट चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा। अगर वो सिंगल हैं, एटलीस्ट हस्बैंड, एटलीस्ट फ्रेंड्स, ये इनका सपोर्ट चाहिए, या फिर वो ना मिले तो सोशल वर्कर्स। अर्बन सिटीज़ में ये सब एक सिस्टम है, एक ग्रुप आ जाएगा वो आपको, तो वो सब तो एकदम ज़रूरी है क्योंकि हेल्प तो चाहिए। अलोन पूरा ये करना तो बहुत संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी माँ को अगर वो खुश रहने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा सोचे नहीं इसके बारे में और सोचे कि अब ये काम है तो करना है, और हैप्पीली करें। उनको हैप्पी रहना पड़ेगा, मूड फ्रेश करना पड़ेगा, खान पान में रुचि रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी खा लिया, बच्चे के साथ उठ रहे हैं, जाग रहे हैं और कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं है। उनका अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन रहा और प्रॉपर अगर हस्बैंड का हेल्प होना चाहिए, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आजकल मैटर्निटी के जगह पैटर्निटी लीव भी मिलने लगा है कि आप 15 दिन का पैटर्निटी लीव लीजिए और साथ में रहिए। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, हस्बैंड का और फैमिली का। अगर फैमिली साथ में है तो ठीक है, और नहीं उससे अगर बढ़ गया पोस्टमार्टम तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं इसके लिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं कुछ ऐसे जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को ये ख़त्म करेंगे। और उनके पास निगेटिविटी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं ऐसा है वैसा है, अच्छा, तो फिर तो हमें मैं एक पेशेंट को जानती हूँ जिनको कह दिया कि आप गोरी हैं और आपका हस्बैंड भी गोरा है, बच्चा आपका काला हुआ है, डॉक्टर ने बदल दिया। वो 2 साल तक डिप्रेशन में रही। हम बोले डॉक्टर वहाँ पर और डिलीवरी हुए थे? नहीं, और तो नहीं हुआ था, यही हुआ था। फिर क्यों इतना परेशान हो सिर्फ एक चीज़ के लिए? तो किसी ने कह दिया, तो उसका ट्रीटमेंट हमने 2 साल किया।
फिर वो ठीक हुई, लेकिन वो बहुत इसमें थी, एगोनी में थी कि नहीं कुछ तो हुआ। बोलती थी कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आई फील मन में बात रह जाती। मैम आपके करियर में क्या कोई ऐसा केस है जो कि बहुत यूनिक हो या बहुत ही अजीब और गरीब हो? तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरे लिए तो हर केस अजीब होता है, कुछ न कुछ चेंजेस, कुछ न कुछ डिफरेंसेस हर केस में होते हैं। और अगर तुम और हर पेशेंट अपने आप में अलग होता है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो इतने कॉम्प्लिकेटेड गिन नहीं सकते हो, उसका कोई ये नहीं है कि एक तो आया हो, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए हैं कि वो हम अब बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे कुछ पेशेंट होती हैं जो खाने पीने में बहुत तंग करती हैं, इतना परेशान करती हैं अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स हस्बैंड सब लगे रहते हैं, शायद वो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, अपना इम्पोर्टेंस चाहती हैं, इसलिए वो बहुत परेशान इसके कारण वो खुद परेशान रहती हैं, और जो बच्चे हैं उसका भी तो ग्रोथ हैम्पर करता है। बिल्कुल। सारा परिवार परेशान रहता है, सब लोग। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स आके बोलेंगी हम तो ये खिलाते हैं, और अकेले में जैसे उस लड़की को एग्जामिन करने मैम खाना नहीं देती हैं। तो ये सब तो खैर सोसाइटी में, तो अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके प्रति थोड़ा सा अफेक्शनेट बिहेवियर हर किसी को रखना पड़ेगा, पूरी फैमिली को, पूरे घर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप उनको केयर करेंगे तो वो फिर बाद में वो आपका केयर करेंगी। बोलेंगे खाना नहीं बनाती है, तो देखिए ना एकदम खाना भी नहीं बना सकती हैं, हमने छोड़ दो ना, अभी तुम बना लो ना, 9 महीने के बाद पूरा बदला वसूल कर लेना। तो ऐसे ही हम लड़कों को भी समझाते हैं कि अभी कोऑपरेट कर लो, फिर 9 महीने के बाद पूरा जब हो जाएगी डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद पूरा वसूल कर लेना जितना वो मेहनत किए होगे। तो मैम सबसे ज्यादा एक्साइटेड या एंशियस कौन होता है, मदर फादर या बोथ? अरे घर के सब लोग, पेशेंट तो उतना नहीं रहती हैं जितना कि वो तो हंसते हंसते आएंगी, लेकिन वो दोनों तरफ से पेरेंट्स आ जाएंगे, जब लड़की के पेरेंट लड़का के पेरेंट्स सब जब लेके आते हैं ना चेकअप कराने के लिए, तब हम समझ जाते हैं अब प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो लोग इतने वरीड होते हैं, ये खिलाऊं, वो करूं, वो करूं। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसको एबनॉर्मल मत बनाइए, एकदम नॉर्मल रखिए। वो नॉर्मल कोर्स में सब कुछ होगा, थोड़ा जो प्रिकॉशंस हमने बताया वो सब लीजिए, उतने ही से सब कुछ बेटर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं उसमें एक बात होती है कि उसका एम क्या है। उसका एम होता है कि हम कोई अगर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है, तो उसको स्पेशल केयर करें, उनको स्पेशलाइज के पास भेज। मान लो हार्ट डिजीज निकल गया, फर्स्ट ही चेकअप में पता चला कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम, स्पेशलाइज ब्लड शुगर निकल गया, ब्लड प्रेशर निकल गया, हाँ, तो उसको हम लोग चाहेंगे कि स्पेशलाइज यूनिट में भेजें। तो जो प्रेगनेंसी एएनसी का एम है कि नॉर्मल से एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को डिफ्रेंशिएट करें, सो दैट जो बच्चा हो, माँ और बच्चा हमें स्वस्थ मिले डिलीवरी के बाद। मैम एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई लड़का पिता बनना चाहता है तो किन बातों का ध्यान रखे पिता बनने के पहले, कंसीव कराने के पहले? आपको अपना हस्बैंड का भी बेटर स्पर्म काउंट के लिए आपका न्यूट्रिशन, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, किसी तरह का डिजीज़ नहीं हो, उसका तो आपको केयर करना पड़ेगा ना। पूरा अपना भी चेकअप कराइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो माँ को लड़की को ब्लेम करते हैं। ऐसा नहीं है, 50% केसेस में लड़का भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना लड़की होती है। तो दोनों का अगर चेकअप नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है ये। तो आपको दोनों का को अपना अपना चेकअप कराना होगा, किस में खराबी है, क्योंकि अभी साइंस बहुत डेवलप कर गया है। ऐसा नहीं कि आप अपनी खराबी को छुपा लेंगे तो वो ये हो जाएगा कि आप कोई चीज़ छुपा करके आप उससे बच नहीं सकते। मैम एक क्वेश्चन है बेबी बर्थ से रिलेटेड कि मैम नवजात शिशु को दूध पीने के बाद बर्थ दिलवाना चाहिए, या अगर वो नहीं लेता है ढेगार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए कि जब बच्चा जब मिल्क सक करता है तो उसके साथ थोड़ा सा एयर चला जाता है उसके बाद।
तो हम लोग ये कहते हैं कि एक साइड अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है, एक साइड ब्रेस्ट फीड कराया तो उसके बाद उसको कंधे पर लेके उसको बर्फ कराइए, सो दैट जो भी मिल्क के साथ एयर चला गया है वो बाहर निकल जाए। ओके। फिर दूसरे साइड पिला के फिर से बर्फ कराइए। ये इतना इसेंशियल है कि अगर ये एयर रह जाएगा मिल्क के साथ और बच्चे को आप सुलाएंगे तो एयर ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और मिल्क उसके साथ निकल के वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग नहीं, वो लंग्स में चला जाएगा। ओके। और लंग्स में चला जाए तो ये कॉट डेथ इज अ वेरी कॉमन कॉज। बर्प नहीं कराने से बच्चे का कॉट डेथ हम लोगों ने बहुत देखा है। अगर माँ नहीं बर्प कराती और तुरंत हम लैरिंगोस्कोप डाल के देखते हैं तो दूध निकल रहा है लंग से, लंग में पूरा एयर की जगह मिल्क चला जाएगा। ओके। तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसीलिए न्यूबॉर्न मदर को सबसे पहले, न्यूबॉर्न बेबी के मदर को सबसे पहले ये सिखलाना चाहिए, एक तो मिल्क पिलाना कैसे है और दूसरा कि बर्प निकालना इज़ अ वेरी इसेंशियल। ओके। अब जैसे पिला के सुलाएंगे तो वो एयर के साथ वो निकल जाए, एयर होने के कारण मिल्क बाहर निकलने की कोशिश करेगा और सारा लंग्स में चला जाएगा। मैम कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ का दूध बहुत ज़्यादा नहीं पी रहा है या उसे प्रॉब्लम हो रही है दूध पीने में, तो इसका क्या कारण हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत सारा कारण है। टाइमली अगर नहीं पिला रहे हो और इंगॉजमेंट ज़्यादा हो गया, ब्रेस्ट ज़्यादा कड़ा हो गया, सॉफ्ट नहीं है, तो बच्चा को तो इतना डेलिकेट है, कैन नॉट। तो वैसे कंडीशन में मिल्क को निकालने की प्रक्रिया या तो मैनुअली निकालिए या फिर ब्रेस्ट पंप से या फिर बहुत सारा मेथड से, सिरिंजिंग से निकालिए, सेक करके ब्रेस्ट को सॉफ्ट करिए। जब तक वो सॉफ्ट नहीं होगा उसका मिल्क निकलेगा नहीं, तब तक बच्चा नहीं पिएगा। दूसरी चीज़, अगर कट निपल अगर कट गया है, शोर हो गया है या कुछ, तो भी मिल्क पिलाने में दिक्कत होगी। ओके। लेकिन अगर वो हैबिट नहीं है तो हैबिट तो दिलाना पड़ेगा उसको। और अगर आपने एक बार शुरू कर दिया स्पून फीडिंग तो बच्चा इतना बेवकूफ़ थोड़ी कि फिर वो मेहनत करेगा, वो चाहेगा आराम से स्पून से दीजिए और हम पीते चले जाएं। तो नेचुरल प्रक्रिया होना इसीलिए पहला शुरू ही नहीं करना चाहिए। ओके। स्पून फीडिंग आप एक बार शुरू कर देंगे तो फिर बच्चा बहुत परेशान तो करेगा। इस प्रक्रिया को हम 6 महीना तक कंटिन्यू करें बच्चे नवजात शिशु के लिए? नहीं, ये शुरू में ही होता है। मतलब जो 10 दिन का टाइम होता है उसी में वो पीने में तंग करता है। उसके बाद तो एक बार उसकी फ्लो आ गई, उसकी हैबिट हो गई तो फिर तो वो पीता चला जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब फर्स्ट वीक का प्रॉब्लम है। ओके मैम, कई लोग शादी देर से करते हैं और चाहते हैं कि एक बच्चे के तुरंत बाद दूसरा बच्चा कर ले, तो क्या ये सही है? एक बच्चे के कितने गैप के बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए? देखिए, आइडियली तो 2 साल का गैप होना चाहिए और 3 इयर्स का गैप हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन जब लेट मैरिज होता है तो उसमें तो जितना अर्ली हो जाए 2 इयर्स का गैप इज़ सफिशिएंट। 2 साल का गैप में ठीक है। अगर सिजेरियन बेबी है तो सिजेरियन अगर हुआ ऑपरेशन से तो उसमें तो 2 साल का रेस्ट एकदम ज़रूरी है यूट्रस को हील करने में। पहले की स्थिति में लाने के लिए 2 इयर्स के पहले प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग 2-3 साल का गैप इसलिए करते हैं कि पहला बच्चा थोड़ा पल जाए, उसको आप पाल लें, नहीं तो एक साथ 2 बच्चे को पालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैम, सिजेरियन से ज़्यादा है कि आजकल सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है या नॉर्मल डिलीवरी जो हो जाता है वो? देखिए, जो मेरा कहना है, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल समय में नॉर्मल प्रक्रिया से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के अच्छी तरह हो जाए तो वो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी अब नॉर्मल तरीके से खींच खाच के, नोच नाच के, ज़बरदस्ती पेट पर जोर लगा के अगर कराया जाता है, जो मेड लोग गांव में करती हैं, रूरल एरिया में ज़बरदस्ती किसी भी तरह निकाल देना, उससे डेंजरस कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे के सिर पर चोट लगेगा। अगर ऐसा तभी होता है जबकि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, या तो बच्चा घुमा हुआ है, टर्न उसका टेढ़ा है, आड़ा तिरछा है, या फिर बच्चे का सर माँ के पेल्विस से बड़ा है, तो केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। इन दोनों में अगर डिस्प्रोपोर्शन है तो फिर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत कम हो जाता, और वो ज़बरदस्ती करने से ब्रेन पर चोट लगेगा। बच्चा, बहुत सारा सीपी के बच्चे, जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे देखते होंगे, पहले ज़माने में बहुत हुआ करते थे, वो सब कॉम्प्लिकेशंस करा करके या फिर ज़बरदस्ती करने से अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लीवर में है
ज़बरदस्ती कर यूट्रस का फट जाना, फट गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो ये सब तरह करके ज़बरदस्ती डिलीवरी नहीं कराना चाहिए नॉर्मल। उससे फार बेटर है कि आप सिजेरियन के लिए जाइए। अगर आप कहते हैं कि नंबर सिजेरियन का बढ़ गया तो उसका कारण है, 2-3 कारण है। एक तो एजिंग प्रेगनेंसी हो रहा है जिसमें कि बहुत प्लेबल नहीं है, और जो जैसे कि सर्विस डायलेट ही नहीं करेगा, बच्चे का सिर ऊपर ही रह गया, वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो इन सबों से बचने के लिए, उसमें जो बच्चों में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, इससे बचने के लिए हम लोग सिजेरियन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिजेरियन का नंबर बढ़ गया या कुछ। सेफ्टी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मदर एंड बेबी बोथ। उन दोनों की सेफ्टी के लिए सिजेरियन करना पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर प्रोग्रेस अच्छी तरह हो रहा हो तो एक टाइम भी एक फैक्टर है कि कहते हैं कि 2 बार सन सेट नहीं होना चाहिए पार्चुरेंट वूमन पर। जो लेबर में पेशेंट है उसके ऊपर 2 बार सनसेट, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये हुआ कि 24 घंटे से ज़्यादा लेबर में नहीं रहना चाहिए। अगर एकदम लास्ट में प्रोग्रेस हो रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं है तो 24 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं छोड़ें। और दूसरी चीज़ कि आज के ज़माने में हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर करते हैं, जी। जिसमें कि अगर पेन नहीं हो रहा तो तुरंत पेन के लिए ड्रग्स दिए, अगर डिहाइड्रेटेड हो रही है तो तुरंत आईवी ड्रिप चढ़ाए, एंटीबायोटिक्स दिए। बहुत सारा जो एक्सपेडाइट करते हैं प्रोसेस को, तो उसमें 12 आवर इज सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल लेबर। मैम उससे अगर एबनॉर्मल बहुत टाइम बढ़ने लगे तो आप ज़रूर सिजेरियन प्रेफर करें। मैम आईपीएल से एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम में बहुत सारे लड़कियां हैं जो लिविंग रिलेशन में रहती है, प्रेगनेंसी हो जाती है और वो आईपीएल्स को कैजुअली खाती हैं, या शादीशुदा भी कपल्स हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं, आईपीएल्स को ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो क्या कितना हद तक सही है ये? देखो, आईपीएल एक तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन अब बहुत अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि अगर जैसे कि 2-3 चीज़ होती है। एक टीनेज प्रेगनेंसी, कम उम्र की लड़कियां हैं, टीनेज में अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। प्लस अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कपल नहीं चाह रहे हैं और अगर प्रेग्नेंट हो गई तो फिर एबॉर्शन तो फिर एक प्रोसेस में चला गया। तो इसीलिए ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आया है, ये विदिन अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्स हुआ तो उसके विदिन 72 आवर्स ये आईपीएल टैबलेट से ले लीजिए, ये प्रेगनेंसी रहने ही नहीं देगा। मैम आईपीएल बार बार खाने से हेल्थ पे असर पड़ता है? हेल्थ पे अब बार बार खाने से ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा के लिए वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, कभी कभी के लिए, लेकिन ऐसे कोई हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैम आईपीएल का कोई एक्सेप्ट की पीरियड इरेगुलर हो मैम आईपीएल का कोई ऑल्टरनेटिव भी है? आईपीएल का अल्टरनेटिव में तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए जी। तो वो भी अबॉर्शन करा देगा। हालांकि वो कम्बरसम है, टैबलेट खा लेना ज़्यादा सेफ है। ओके। और आईपीएल आया ही इसीलिए है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे बताया तुमने, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें कि बच्चे चाहते नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों। तो मैम एक सवाल ये था कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए अल्टरनेट कंट्रासेप्शन क्या हो सकते हैं? हम बताते हैं वो कंट्रासेप्शन। तो ये तो आईपीएल हुआ, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन है, लेकिन इसके बदले हम लोग और भी कंट्रासेप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओसीपी है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये लगातार खाना होता है, डेली खाना होता है, और काफ़ी ये मतलब कि ये सेफ भी है, और इसमें फेलियर रेट बहुत कम है आईपीएल में। लेकिन जैसे 17 इयर्स के पहले ये हार्मोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन कंटेन करता है, और उस समय तक जो पिट्यूटरी और ब्रेन और ओवरी का जो लिंक है वो मैच्योर नहीं हुआ रहता। उस समय देने से फिर बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना है तो वो 17 इयर्स के बाद ही देना चाहिए। ऐसे तो अभी बहुत कम लो डोज के पिल्स आ गए हैं जो कि सेफ़ हैं, तो दे सकते हैं। और ये और है, लेकिन एक बात है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसमें डिजीज़ का, बहुत सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए बेस्ट है कंडोम। तो अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से उसकी समाधान नहीं हो सकते। HIV, आपको बहुत सारा HPV वायरस से चले जाते हैं, तो वो सब का
की संभावना बहुत कम होती है कंडोम से। तो कंडोम इज़ अ सेफ थिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, लेकिन उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में नहीं है। और तीसरा जो होता है वो इंजेक्टेबल, अभी इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ये 3 मंथ में एक इंजेक्शन ले लीजिए, एकदम सेफ़ है। ये सेफ़ भी है, एक्सेप्ट कि थोड़े मोटी अगर पेशेंट है तो उसको थोड़ा वेट बढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा वेट बढ़ाएगा। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, थोड़ा सा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कभी कभी बीच में ब्लीडिंग हो जाना, लेकिन ये 3-3 महीने पर देने से कभी कभी अमेनोरिया होगा ही नहीं, पीरियड महीनों सालों तक। खैर वो सब तो ट्रीटेबल है, ऐसे रिवर्सिबल भी है और ट्रीटेबल भी है। मैम एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई लड़की कभी प्रेग्नेंट नहीं है, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो और उसने पहले आईपीएल खाया है, तो क्या बाद में वो प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होता है? ऐसा कुछ नहीं। जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, उसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है, बच्चों को अगर दे दिया, मतलब कम एज की लड़कियां अगर लेती हैं तो बोन का मिनरल डेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो उनका बोन्स थोड़ा वीक हो जाएगा, लेकिन और ऐसे कुछ नहीं है। अगर बहुत ओबेज है तभी हम लोग उसका साइड इफ़ेक्ट है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ओव्यूलेशन रिज्यूम हो जाता है तुरंत। मैम एक सवाल है सिंगल पेरेंटिंग को लेकर के कि अर्बन सिटी में लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और जब नए नए बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, मतलब कंट्रोल में नहीं आते, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे कंट्रोल हो जाए, या हमें क्या प्रिकॉशन या देखना चाहिए कि बच्चे रोने का कारण क्या होता है? ज़्यादातर तो अनएक्सपीरियंस्ड होने से होता है ना। तो अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो जब प्रेगनेंसी के टाइम में आपको काफ़ी पेरेंटिंग का क्लासेस लेना चाहिए। आप नहीं लेंगे तो कैसे समझेंगे? जी। जो पहली बार प्रेग्नेंट बच्चा फादर बने हैं या माँ बने हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी, जो एडवांस सोसाइटी है या जो फॉरेन कंट्रीज़ है, उसमें ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड हर सैटरडे संडे को क्लासेस होते हैं पेरेंटिंग का, कि आप कैसे बच्चे को। और ज़्यादातर ये सब एक्सपीरियंस की बात है। अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो यू हैव टू पहले तो फाइंड करना चाहिए कॉज। दूध कब पिया इसने, पॉटी कब किया इसने, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कभी कभी तो याद है कि जैसे कि आप कपड़े खोल के उसको लिटा लीजिए और सर से छूना शुरू करिए। अगर आप कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो आप पूरा देखते देखते आपको पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक एग्जाम अपने भाई की बताती हूँ। मेरे फादर डॉक्टर, उन्होंने जब एग्जामिन करना शुरू, बहुत रो रहा था, तो पता चला कि जैसे ही थाई के पास आए तो वो बच्चा इतना ज़ोर से चिहुक गया, तो हर्निया था उसको। तो ये तो डिफरेंट थिंग हुई कि कोई डिजीज़ है, लेकिन फिर भी एग्जामिन करने से आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। गैस तो नहीं बन रहा है, कड़ा हो रहा है पेट, उसने पॉटी तो नहीं किया, उसका चेंज करिए, नहीं तो रो रो के एकदम हंगामा कर देगा। भूख लगी हुई है, ये सब एक्सपीरियंस से पता चलेगा जी। और नॉलेज से। आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं बच्चे के लिए। मैम एक इंसिडेंट है मेरे बचपन का है कि मेरी बहन ने इतना बड़ा वो चिंता सीने वाला सुआ होता है, तो वो मेरे बम में डाल दिया था और उसके बाद तो भाई जब चेक हुआ तो पता चला कि सुई लगा हुआ है और मैं बहुत रो रहा था, जैसे माँ बताती थी। ये भी एक पेन पॉइंट हो सकता है। अभी आजकल तो नहीं है, सब इलास्टिक आ गया है, लेकिन पहले होता था क्या कि पिन से वो इसको टॉवेल डाल करके पिन से क्लोज करते थे, तो वो पिन कहीं चला गया स्किन में। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन चेक हमें पूरा करना चाहिए बॉडी को। मैम डिलीवरी के बाद बैब्लिकल कॉर्ड होता है जिससे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे म्यूकस जम जाता है, तो ये नॉर्मल है या? देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड का जैसे पहले ज़माने में हम लोग एंटीबायोटिक्स डालते थे, कुछ याद ही होगा, जॉनसन वैलेट ब्लू ड्रग्स वगैरह डाला जाता था कि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो। तो अभी तो जो WHO का गाइडलाइन है, कुछ नहीं करना है। पहले स्प्रेड से भी पूछते थे, वो भी नहीं करना, स्प्रेड डालना कुछ नहीं करना, बस क्लीन कर देना वाटर से। वो जमा तो नहीं होगा कुछ भी, अगर क्लीन करके रखोगे, अगर उसमें क्लीन नहीं किया तुमने तो कुछ जमा हो रहा है, वो क्रस्ट जैसा नहीं जमा होना। क्लीन तो करना ही है, बच्चे को नहलाना है, उस समय में क्लीन कर देना उसको। और एक जो हम लोग प्रिकॉशन आजकल लेते हैं, ये जो वॉयल मसाज का जो सिस्टम है ना, वो तब तक ना करें जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट नहीं हो जाए। जब तक वो है तब तक अगर वॉयल का मसाज, तो उससे इन्फेक्शन जाने का चांसेस है।
तो बिब्लिकल कॉर्ड निकल जाने के बाद ही मसाज वाला कोई भी काम करना चाहिए। मैम आफ्टर डिलीवरी महिलाओं को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कब तक मसाज करना चाहिए या क्या ऐसा काम करना चाहिए कि उनके मसल्स पेन को कम किया जा सके? देखो, मसाज तो एक चीज़ हुई, मसाज तो एक रेस्ट का या आराम देने की चीज़ हुई। और जितना भी पहले ज़माने नॉर्मल डिलीवरी होता था तो कहते हैं सारे लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो कहते हैं ना बदन छोड़ देता, तो वो सब के लिए किस फिर से वो लिगामेंट्स का में स्ट्रेंथ आ जाए तो मसाज इज़ अ मस्ट। लेकिन कैल्शियम डेफिशिएंसी सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कैल्शियम डिमांड बहुत ज़्यादा, और मिल्क में तो सिर्फ सारा कैल्शियम जाता है और वो बोन से निकल के चला जाएगा। अगर आप इनफ सप्लीमेंट नहीं देंगे तो बोन से निकल के चला जाएगा। इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। दूध दीजिए, मिल्क दीजिए, मिल्क में कैल्शियम भरा हुआ है, और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट या कैल्शियम, ये सप्लीमेंट देना चाहिए। दूसरी बात, एक और कारण होता है बैकएक का। बैकएक के लिए बहुत लड़कियां बोलती हैं बैकएक हो रहा। उसके लिए लैक्टेशन जो दूध पिला रही हैं, तो अगर वो बहुत बेंड करके बच्चे को पिलाएंगे, 2-2 घंटे ऐसे बेंड करके रहेंगे, बैकएक होना ही होना है। सो टेल देम कि एकदम सपोर्ट करो, बैक को पहले सपोर्ट करो, बच्चे को लिफ्ट करो एंड देन फीड करो। ऐसा नहीं है कि आप खुद झुक जाइए, आप जितना बेंड करिएगा तो बैकएक होगा। तो ठीक है, मसाज, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, मिल्क प्रोडक्ट और पोस्चर, ये 5-6 चीज़ें हैं जिससे कि आप, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर ऑफ कोर्स सम डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, मेडिसिन में भी नीडेड। थैंक यू मैम, आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन रिजॉल्व किया, और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम मैम को फिर से वापस बुलाने का कोशिश करेंगे और आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।